गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हमारे इस टॉपिक में बात करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स के बेनिफिट्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ को, यानी एक बिज़नेस से प्रोडक्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे मैन्युफैक्चरर है, जैसे कस्टमर है, जैसे मिडल मैन है, राइट। तो बहुत सारे और कॉम्पिटिटर भी हैं, ऑब्वियसली वो भी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं आपके किसी न किसी, क्योंकि कंपटीशन के फॉर्म में वो जुड़े हुए हैं। तो क्या हमारे एडवर्टाइजिंग के कुछ बेनिफिट्स एक पार्टी को हैं या उसका बेनिफिट सभी को कुछ ना कुछ होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि बड़े कॉमन से ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल बात नहीं है। जैसे सबसे पहला जो बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर को है। मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट ही उसका यही है एडवर्टाइजिंग कराने का, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो लोगों की नज़र में आता है, लोग उसके बारे में जानने लगते हैं एंड देन धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती है तो सेल बढ़ती है। तो एक तरीके से सेल बढ़ाने के लिए जो उसका टारगेट है वो अचीव होता है। फिर है क्रिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेलेक्टिव डिमांड। देखो, प्राइमरी डिमांड होती है, प्राथमिक डिमांड होती है कि जब आपका प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आया है और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, देन आपको लोगों को बताना है। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो सीन क्रिएट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट से, वही बात यहाँ पर आपको दिखानी है। मतलब विज्ञापन से आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी है, वो कस्टमर जो पहले से प्रोडक्ट को नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार एंटर हुआ है। लेकिन सेलेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुका है, पर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में हैं, आपके प्रोडक्ट के कंपटीशन में है, देन कस्टमर को एक डाउट रहता है कि किस प्रोडक्ट को वो चूज़ करे। तो इन दैट केस हमें उसकी उस प्रेफरेंस को मेंटेन करना है, यानी कि उसे बताना है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे सुपीरियर है, ठीक है। प्राइमरी में तो अभी सुपीरियरिटी का वाला बात आई नहीं ना, कारण ये है कि अभी तो प्रोडक्ट आया ही अभी है आपका, दूसरे तो ऑलरेडी हैं लेकिन आपका अभी आया है, तो अभी तो आप सिर्फ अपने बारे में लोगों को बता रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप बता चुके हो, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो चूज़ कैसे करें। तो ऑब्वियसली वो चूज़ किसको करेंगे, बेस्ट को करेंगे, राइट। तो इसके लिए उन्हें अब इस तरीके से हम विज्ञापन के ज़रिए उनको कन्विंस करेंगे कि कैसे आपका ब्रांड जो है दूसरे ब्रांड के कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा अच्छा है। फिर है मास कम्युनिकेशन। तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक पर्सन को नहीं, एक बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ अपना मैसेज दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक पर्सन को तो नहीं बताने का तो कोई लॉजिक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो एक बड़े ग्रुप को आप जैसे न्यूज़पेपर के ज़रिए या टीवी या रेडियो के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर या प्रपोज्ड कस्टमर जो हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तो कम्युनिकेशन है बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है विज्ञापन कराने की, जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इट लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अभी बताया, जैसे डिमांड बढ़ी तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेगा तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगी, राइट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ होता है। एक मशीन में आप 10 यूनिट बना रहे हैं, एक मशीन से आप 50 बना रहे हैं, मशीन तो उतनी ही देर चलेगी, है ना, मशीन उतना ही डेफिनेटली अगर एक साथ वो 50 यूनिट बना सकती है, बट आपके पास डिमांड नहीं है इसलिए आप सिर्फ एक बार में 10 बना रहे हैं, तो वो 40 की जो एक परफॉर्मेंस है वो तो वेस्ट हो रही है ना, राइट। तो वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आप डिमांड आपकी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्ट की सेल ऑब्वियसली आप बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्रोडक्शन भी तो ज़रूरी है, प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आएगी। नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स ब्रांड इमेज गुडविल। तो ब्रांड की इमेज और गुडविल को बढ़ाने का भी एक तरीका है। देखिए, वैसे में कोई डाउट नहीं है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग डेफिनेटली उसको खरीदेंगे, पर एक मुहावरा है ना, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब लोगों की आंखों के आगे से ओझल होनी स्टार्ट हो जाती है तो लोग उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो।
ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट जब मार्केट में आ रहे हैं और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स का बहुत बढ़ चढ़ कर विज्ञापन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर का ध्यान एक बार तो उसकी तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है वो आपके ब्रांड को थोड़ा सा अवॉइड कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ब्रांड की इमेज और गुडविल को बनाए रखना है, और ऐसा तभी होगा जब विज्ञापन के ज़रिए हम अपने कस्टमर के साथ अटैच्ड रहेंगे। ठीक है। हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन। तो कंपटीशन बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। मार्केट में टिकना है तो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर बताना होगा, दिखाना होगा, और ऐसा दिखाने और बताने का ज़रिया क्या है? विज्ञापन है। ठीक है। फिर क्या है? परमानेंट डिमांड। तो परमानेंट डिमांड का मतलब यहाँ पर यह है कि एक मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो सीजनल है, राइट, लेकिन आप ऑफ सीज़न में उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हो। कारण यही है कि उससे क्या होता है कि माइंड में कस्टमर के एक बात रह जाती है कि ये प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी ले सकते हैं, और सारा साल प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, चाहे ठीक है वो उतने लेवल पे नहीं बनती। ऑब्वियसली जो सीज़न में जिस चीज़ की डिमांड होगी वो ऑफ सीज़न में उतनी नहीं होगी, कम होगी, बहुत कम होगी, लेकिन बनी ज़रूर रहनी चाहिए डिमांड। ठीक है ना। तो उसके लिए डिफरेंट आप स्कीम्स लेकर आते हो, जैसे फ्री सैम्पल्स हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं, क्लियरेंस सेल है। इस तरीके की चीज़ों से आप जो है गैर मौसम यानी कि ऑफ सीज़न में भी कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद अभी हम ये सारे बेनिफिट्स कौन से कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर के कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रेपुटेड डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक लेकर जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत है मार्केट में, लेकिन वो आपके ही प्रोडक्ट को क्यों लेकर जाएंगे? आपके ही इसके साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? अगर आपकी अच्छे से एडवर्टीजमेंट्स मार्केट में हो रही है, कस्टमर आपको बहुत अच्छे से पहचानता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगा आगे कस्टमर को सामान बेचना, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर हमारे से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको अच्छे और रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर की बेनिफिट मिल जाता है, वो आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन मोरल ऑफ वर्क फोर्स। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्हें ये पता है कि आपका ब्रांड बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, और उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स मिलेंगे, और एक उनका नाम भी होगा कि यस, वो बताने में भी उनको एक गर्व फील होगा कि हाँ हम इस कंपनी में जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, और उनका जो अंदर से उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। हेल्प्स इन डायरेक्ट एंड इंटरनेट मार्केटिंग। तो आजकल तो जैसे इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो कस्टमर जो है वो मिडल मैन को एलिमिनेट करके और डायरेक्ट जो है ऑर्डर करता है, और उसमें क्या होता है कि जो बीच की कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाती है, मिडल मैन का जो बेनिफिट है वो हट जाता है, और कस्टमर को भी रेट्स कम पड़ते हैं, और मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होता है, वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट जुड़ता है। तो इंटरनेट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग या जो भी डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स एक बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि अब मिडल मैन तो रहा नहीं है ना, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद ही बताना होगा, और बताने का ज़रिए तो यही है, विज्ञापन है, जिसके ज़रिए आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो। हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप उसका विज्ञापन कराइए, आप उसकी पॉपुलैरिटी कीजिए, आप उसको पब्लिसाइज़ कीजिए। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, और वो थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट के प्रति आगे अट्रैक्ट होंगे, और प्रॉफिट्स तो आपके बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। सो ये सारे बेनिफिट्स किसको थे? मैन्युफैक्चरर को थे। नेक्स्ट बेनिफिट जो है दैट इज़ फॉर कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे कंज्यूमर को बेनिफिट ये है कि उसको कन्वीनियंट है प्रोडक्ट को परचेज़ करना। अब उसे पता लग जाता है कि हाँ आजकल ये एक सेल है, ये एक ऑफ सीज़न सेल चल रही है, यहाँ पर इस तरीके की स्कीम्स हैं। क्योंकि विज्ञापन के ज़रिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, आपके फ़ोन पर आए हुए मैसेज के ज़रिए आपका जो मैन्युफैक्चरर है तो आपसे जुड़ता है, आपको बताता है कि क्या क्या स्कीम्स हैं, किस तरीके के नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं। आप देखिए, अगर कभी भी कहीं से, मान लीजिए किसी शोरूम पे आप जाते हैं, आप कोई चीज़ बाय करते हैं, तो वो आपका फ़ोन नंबर वगैरह लेते हैं, क्योंकि आगे वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी कोई स्कीम आती है तो हम आपको कांटेक्ट कर सकें। तो आप फ़ोन खोल के देख सकते हैं, तो उसमें कई बार उनके मैसेजेस आए होते हैं
जो एक प्रमोशनल मैसेजेस के तौर पर देखे जाते हैं, जिसमें वो अपने नए प्रोडक्ट, नई चीज़ों के बारे में या कोई स्कीम है या कोई ऑफ़र है या कोई क्लियरेंस सेल है उसके बारे में बताते रहते हैं। तो कस्टमर के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ये पता लगाना। फिर उसकी बात है एडवर्टाइजिंग एड्स टू द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजिंग कस्टमर की नॉलेज में भी क्या इंक्रीज़ करता है। जैसे मान लीजिए पोलियो के बारे में कोई मैसेज है या कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में कोई मैसेज है या कोई, अब जैसे कोविड की सीन है तो कोविड के बारे में कोई इंजेक्शन के बारे में कोई बात है या कोई दवाई के बारे में बात है या कोई इस तरीके की कोई पॉलिसीज़ आ रही हैं, कोई मार्केट में LIC कोई पॉलिसी नई लेकर आ रही है, कोई बच्चों के लिए कुछ नया स्कीम लेकर आ रही है, तो ये सारी स्कीम्स का पता आपको कैसे लगेगा? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इसका मतलब लोगों को मैसेज देना है, लोगों को अवेयर करना है। अब वो चाहे कमर्शियल मैसेज हो या नॉन कमर्शियल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडवर्टाइजमेंट्स दोनों में बढ़िया रोल प्ले करती है। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है और उससे क्या होगा, सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो एक कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो उससे क्या होगा, कस्टमर को वो चीज़ अब कम रेट पर मिलेगी। तो एक तरीके से प्रोडक्ट के प्राइस में भी डिक्लाइन हो जाता है और कस्टमर को बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये तो वही बात हो गई कि जब मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट था तो वो हमारे को भी मिल रहा है। अब हमें भी घर बैठे सब कुछ अवेलेबल है। पहले तो हमें भी पता लग जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए कि कहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। फिर हम ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की साइट पे जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको घर बैठे बिठाए सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये किस तरह से पॉपुलर हो पाया? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो है ही है, वो तो है ही। अगर इंटरनेट ना होता, अगर फ़ोन ना होते, अगर गैजेट्स ना होते तो आपको कैसे पता चलता? वो तो न्यूज़पेपर थे और वो मैगजीन थी और वो सब चीज़ें, टीवी वगैरह था। लेकिन थोड़ा सा फास्ट जो गैजेट्स काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी एडवर्टाइजमेंट्स का जो एक रोल है वो और ज़्यादा बड़ा है, महत्वपूर्ण हुआ है। रिमाइंड्स कंज्यूमर्स ऑफ असेंशियल थिंग्स, जो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को कोई मैसेज देना है। जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए कोई पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बताना है और जो है और इस तरीके की कई सारे प्रोडक्ट हैं जो, जैसे बीमा पॉलिसी की जो कंपनीज़ हैं वो बीमा के बारे में आपको बताती हैं। टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता है कि ये पर्टिकुलर डेट आने वाली है, आपको टैक्स भरना था। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को बताती हैं कि भाई उन्हें क्या क्या काम करने हैं। कई बार हम भूल जाते हैं लेकिन विज्ञापन देखकर हमें एकदम याद आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कस्टमर के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? ऑब्वियसली जब मार्केट में कंपटीशन है तो कंपटीशन से क्या होगा कि हर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को, देखिए आप एडवर्टाइजमेंट में कि कब तक फेक चीज़ें दिखाएंगे? आखिरकार कुछ ना कुछ तो फैक्ट्स आपको दिखाने ही पड़ेंगे। आप किस दम पर अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा बताएंगे? अगर वास्तव में अच्छा होगा तो ही अच्छा बता पाएंगे, अदरवाइज़ आप ज़्यादा दिन कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो यू विल हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। और ये चीज़ें आपके पास होंगी तभी तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप जो है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बाकायदा उनके यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लगातार इस बात की रिसर्च करते हैं कि कस्टमर को कहाँ पे सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसको वो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये चीज़ें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। अब बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन, वो लोग जो आपके प्रोडक्ट को यानी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाते हैं, मार्केट में कस्टमर तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अब उन्हें परेशानी नहीं होती, नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर। जब ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने इतने बड़े लेवल पर विज्ञापन कर दिया है देन डिस्ट्रीब्यूटर को कोई परेशानी नहीं होगी, उसको आगे कोई भी और नई एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कारण वो ऑलरेडी कस्टमर को पता है। अब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो क्या दुकानदार बार बार आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है? नहीं बताता ना। हाँ, वो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़रूर बताएगा जिसका अभी मार्केट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई है ना। लेकिन जो ऑलरेडी पॉपुलर है उसके बारे में आपको नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता है कि वो आप पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरर की वजह से एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कस्टमर कन्विंस हो गया है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, और ऑब्वियसली उसका भी बीच में मार्जिन है, कमीशन है, तो उसके भी पार्ट पे सेल बढ़ती है और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं।
एंश्योर्स रेगुलर सेल्स। तो और रेगुलरिटी भी रहती है, ये नहीं है कि आज सेल है कल नहीं होगी, क्योंकि एक माइंड सेट हो गया है कस्टमर का, ब्रांड प्रेफरेंस सेट हो गया है। अभी कस्टमर को पता है कि उसको क्या लेना है, बार बार उसको बताना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम ये टेंशन नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरर बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो तो करेगा, लेकिन ऑफ सीज़न में भी आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजी रहते हैं काम में, कारण क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है कि सीज़न ऑफ हो गया तो हमारी डिमांड जो है एकदम ज़ीरो हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी कम ज़रूर होती है, पर उतनी नहीं जितना पहले के टाइम पे रहा करती थी। इंक्रीज इन मोरल ऑफ सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स मतलब जो भी वर्किंग मैन, जो भी वर्क फोर्स है जो काम करती है। डेफिनेटली मैं अच्छी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मेरे को भी एक अंदर से फीलिंग आएगी, हाँ देखो मैं बहुत मतलब अच्छी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया, मुझे किसी को बताने में भी बड़ा अच्छा वाला फील आएगा। तो एक तरीके से एक सेटिस्फेक्शन वाला काम, अगर मैं खुश होकर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगी। और इस तरीके से ये बात हर आदमी पर लागू होती है जो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी की बात हमने कर ही दी है कि बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड्स आपने देखा होगा कि अच्छे जो ब्रांड्स हैं, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनके फिक्स जो प्राइसेस होते हैं ना, बिल्कुल फिक्स होते हैं। हाँ, जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं, लोकल ब्रांड्स हैं या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनमें बार्गेनिंग ज़रूर होती है। ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है कि जो एक ब्रांड है, जो अच्छे वाला ब्रांड है, जिसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया मार्केट में, कस्टमर उसके बारे में माइंडसेट रख चुका है अपने दिमाग में कि हाँ ये बढ़िया है। और एक मेंटालिटी है हमारी कि ये भी बात है कि जहाँ पर फिक्स प्राइस होते हैं या जिसमें बार्गेनिंग नहीं होती, तो चाहे आप कितना भी बार्गेनिंग के पक्ष में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड के कोने में एक बात ज़रूर आएगी कि भाई ये थोड़ा महंगे वाला ब्रांड है और फिक्स है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए जो है इनके रेट्स फिक्स हैं। डेफिनेटली यही बात रहती है, डेफिनेटली ये बात है, ठीक है। हालांकि रेयरेस्ट देखो केसेस ऐसे भी होते हैं कि अच्छी आपने महंगी चीज़ ली और वो ख़राब निकला है, वो एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है। कई बार पीस टू पीस चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं, कई बार कोई सस्ती चीज़ अच्छी निकल आती है और कई बार महंगी चीज़ जो बेकार हो जाती है, वो एक थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम बार्गेनिंग में देखते हैं तो बार्गेनिंग हमेशा लो प्रोडक्ट्स की या फिर सस्ते प्रोडक्ट्स की या फिर जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ही होगी, अच्छे ब्रांड्स में नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस विज्ञापन ने उनका ये कार्य कर दिया है, अब उन्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स। और नए प्रोडक्ट सेल करने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, यानी किसको? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। नेक्स्ट जो बेनिफिट है हमारा सोसाइटी के लिए। अब सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उसमें कस्टमर भी है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उसमें कॉम्पिटिटर भी है, तो सोसाइटी में तो हर तरह के लोग हो गए, ठीक है ना। सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाया, नए नए प्रोडक्ट आपको कैसे पता लगे, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए पता लगे, है ना। और उसमें आपने देखा और उसमें आइडिया आया आपको कि अच्छा आपके घर में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की ज़रूरत है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। तो आपको विज्ञापन जो है नई नई चीज़ों के बारे में, उनके यूजेस के बारे में बताता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एडवर्टाइजमेंट के साथ हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये एक एक्टिविटी नहीं है, पता नहीं कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, और इतने लोग इसके साथ जुड़ते हैं। तो अकेला खाली ये आप सोचिए कि एडवर्टाइजमेंट्स ना भी कराओगे तो काम चल जाएगा। अगर ऐसा ही हर व्यक्ति सोचने लग जाएगा तो एक तो वो सारे बेनिफिट्स जो भी हमने देखे वो नहीं मिलेंगे, प्लस में लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। मीडिया अवेलेबिलिटी एट लोअर रेट्स। अभी आपके अखबार जो आपके घर में आता है ये 2 रुपये 3 रुपये मैक्सिमम 5 रुपये का होगा। क्यों है इतना सस्ता? कभी आपने सोचा इस बात के बारे में? आपको लग रहा है कि नहीं सस्ता कहाँ है, नहीं एक्चुअली वो सस्ता है। या मान के चलिए अगर आप कोई भी चीज़ बाहर बाज़ार में प्रिंट करवाने लेके जाइए और इतनी न्यूज़ आप कलेक्ट करके, पहली तो बात है दुनिया जहान की न्यूज़ होती हैं उसमें, है ना, वो आप सारी कलेक्ट कीजिए और उसको प्रिंट करवाइए और फिर आप देखिए कि क्या उसकी कॉस्ट आपको ये बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों होता है कि वो सस्ता पड़ता है? उसका रीज़न यही है कि उसमें हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के विज्ञापन होते हैं और वो विज्ञापन कंपनीज़ उनको वो विज्ञापन देने के लिए पैसा देती हैं और उसी पैसे के दम पर समाचार एजेंसीज़, न्यूज़पेपर और चैनल्स और ये रेडियो और ये टीवी, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स के दम पर ज़्यादातर चल रहे हैं। अभी अगर इनमें से सारे एडवर्टाइजमेंट्स को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे लिए तो इनको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी के लिए ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी अगर यहाँ पर विज्ञापन ना आए तो विज्ञापन इन लोगों को भी तो काम दे रहा है, इन लोगों को भी तो पैसा दे रहा है, इन लोगों को भी आय दे रहा है, ठीक है।
इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय किस चीज़ से हम मेज़र करते हैं? पर कैपिटा इनकम से करते हैं, नेशनल इनकम से करते हैं। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उसका भी योगदान है नेशनल इनकम में, राइट? तो अब एडवर्टीज़मेंट्स के ज़रिए लोगों को की डिमांड क्रिएट की जाती है, सेल बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, लोगों की जेब में पैसा आता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम में, टोटल इनकम में, राष्ट्र की यानी कि उस देश की टोटल इनकम में क्या करता है? इंक्रीज़ ही तो कर रहा है। तो हो गया ना ये कि इसने नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे को दी, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका अच्छा खासा रोल है। ओके, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब ऑब्वियसली जब आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप, और अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप compete कर पाओगे, और आप जो है लोगों को भी जो है मतलब बाहर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सपोर्ट से क्या होगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपके उस देश के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्मूथ चलेगा। तो ये कितने सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। और लेकिन इनडायरेक्टली जो रोल कौन प्ले कर रहा है? वो विज्ञापन कर रहा है। कल्चरल एडवांसमेंट, तो कल्चरल एडवांसमेंट का मतलब ये है कि अब हमें घर बैठे बिठाए विज्ञापन के ज़रिए ही तो पता लगता है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो बाहर से आए हैं, उसके बारे में हमने विज्ञापन के ज़रिए जाना, हमें दूसरे देशों के बारे में पता लगा। ठीक है, अब आप अगर मान लीजिए आप टीवी में देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के टूरिज़्म विभाग कोई ऐड कर रहा है, तो आपको अच्छा लगा देखकर और आपको कोई कुछ नई बातों का पता लगा, तो विज्ञापन के ज़रिए हम दूसरे रिलीजन, दूसरी कम्युनिटीज़, दूसरे देशों की संस्कृति से परिचित होते हैं, और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो पहले ही पॉइंट आ चुका है कि समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट देने के लिए कंपनीज़ जो हैं वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी रहती हैं, जिससे आम आदमी को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें विज्ञापन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है। कारण यही है ना कि अब आप एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट को अच्छा तभी बताओगे जब वास्तव में वो अच्छा होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर लगातार कोई ना कोई रिसर्च वगैरह करो, ताकि आपको पता लगे कि कस्टमर की असली डिमांड क्या है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं उसमें जो डिफरेंट लोग हैं उनके बारे में उनको जो भी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।